This program is brought to you by Community Reach Manchester. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। लास्ट वीक जो प्रोग्राम हमने किया लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और ज़ाहिर है जब ख़वातीन को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनके फ़ैशन के हवाले से और ख़ास तौर पर स्किन के हवाले से कि अपनी स्किन की हिफाजत कैसे करनी है, आप अपनी स्किन की तवज्जो उसको कैसे कर सकते हैं। और हमारी जो स्किन है एशियन स्किन बेसिकली डिफरेंट टोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं और हर किस्म की स्किन की जो हिफाजत है वो ज़रा डिफरेंट तरीका उसके लिए चाहिए। और इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो लोग बहुत शौक़ से उस प्रोग्राम को देखते भी हैं और उस पर अमल भी करने की कोशिश करते हैं। और आज एक मतलब फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ वहीं से करेंगे जहां लास्ट वीक कुछ सवाल ऐसे थे, कुछ बातें ऐसी थी जो रह गई थी। तो हमने अपनी गेस्ट को रिक्वेस्ट की थी कि नेक्स्ट वीक दोबारा आप तशरीफ़ लाएँ ताकि जो सवाल रह गए हम उनको रिपीट करें। सो शी इज़ काइंडली हेयर। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने गेस्ट का। मेरे साथ मौजूद है जी डॉक्टर शाज़िया सरवर, MRCP, MRCGP, साल्फर्ड बेस्ड फिजिशियन, GP एंड एस्थेटिक क्लिनिशियन। इनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़िया। अस्सलाम वालेकुम सबीना, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बिल्कुल सही। अच्छा, लास्ट वीक प्रोग्राम का क्या फीडबैक मिला? मुझे तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया कि बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई, हमें पता नहीं था पहले। एक दो मैसेजेस भी आए हैं जिनका मैं कोशिश करूँगी कि जवाब दे दूँ। हाँ, तो ज़्यादातर जो सवालात थे वो एक्ने के बारे में थे और बाल आप थोड़े से पीछे कर लें ताकि माइक क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। सो झाइयाँ और थैंक यू। एशियन ख़वातीन में जो पिगमेंटेशन का मसला उसके हवाले से 2-3 सवाल थे और एक सवाल स्किन में एक्नी के बारे में था, एक्नी स्कारिंग के बारे में। तो हम उसको एड्रेस करेंगे आखिर आज में। फिर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि हम डिस्कस करें। हमने पिछले प्रोग्राम में एक सवाल किया था और बीच में आपने कहा कि ब्रेक आ गई थी, हम उस पर बात मज़ीद नहीं कर सके। स्किन लाइटनिंग क्रीम पाकिस्तान में ख़ास तौर पर और मैंने ख़ुद भी देखा है कि ऐसे ब्यूटी पार्लर्स हैं जो वो 6-7 किस्म की क्रीमें मिक्स करके लोगों को दे रहे हैं और ख़वातीन इस चक्कर में कि हमारी स्किन ज़रा गोरी हो जाएगी और उसमें हम वो लगाती हैं और उनकी स्किन का हाल क्या होता है। इस पे थोड़ा सा बताएं कि वो क्रीम कितनी ख़तरनाक है हमारी स्किन के लिए या अच्छी है? बिल्कुल, वो क्रीम जो है उसमें 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी यूज़ होती हैं जो कि अनलाइसेंस्ड हैं, जो कि थोड़े अरसे के लिए तो आपकी स्किन को बेहतर कर देंगी, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इतने ख़तरनाक हैं कि अगर आपको पता चले तो आप मेरे ख्याल में अवॉइड करेंगे। हाइड्रोक्विनोन एक एलिमेंट है जो कि उन क्रीमों में पाया जाता है। ये बेसिक है सब लाइटनिंग क्रीम्स के अंदर, जो कि आपका डॉक्टर भी दे सकता है, लेकिन वो आपको ओवर द काउंटर या इलीगली अमेज़न के ज़रिए ईबे पे कुछ अवेलेबल हैं उनको, और जो क्रीमें बना के दी जाती हैं उनमें स्टेरॉइड्स, हाइड्रोक्विनोन। अच्छा, स्टेरॉइड थोड़ा सा बता दें हमारे नाज़रीन की स्टेरॉइड है क्या, ताकि उनको पता लगे स्टेरॉइड क्या है। मेरे लिए जो मेरे नज़दीक सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्टेरॉइड हर चीज़ का एक आखिरी इलाज होता है। आप अपनी डेफिनेशन बताएं डॉक्टरी। स्टेरॉइड बिल्कुल उस चीज़ को वक्ती तौर पे वो कवर कर देगा, जैसे आपकी इरिटेशन है, स्किन इरिटेशन, स्टेरॉइड जिस्म में पाया जाता है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि इन्फ्लेमेशन, रेडनेस उसको ख़त्म कर देता है, लेकिन ऊपर से ख़त्म करता है। अगर उसको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो स्किन पतली होना शुरू हो जाती है, सन डैमेज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और एक्नी, और अगर डीप कोई आपकी कोई इन्फेक्शन है तो वो अंदर ही अंदर, क्योंकि आपने ऊपर से उसको एंटी इन्फ्लामेटरी लगा दी, उसके ऊपर से आपको सुर्खी नज़र नहीं आ रही लेकिन अंदर से वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो इसलिए उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ख़तरनाक है। स्मॉल अमाउंट्स में इसको दिया जाता है एक्जिमा की ट्रीटमेंट में, सोराइसिस की ट्रीटमेंट में, स्किन पे जो स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत मददगार हो सकता है ऐसे हालात में। लेकिन जब आपको पता नहीं कितनी स्ट्रेंथ है उसमें स्टेरॉइड की, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, और आपने कितने अरसे तक इस्तेमाल किया है, तो वो फिर आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। हाइड्रोक्विनोन जो कि लाइटनिंग एजेंट है एक्सक्यूज़ मी, उसमें यह है कि वो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को वक्ती तौर पे ख़त्म करेगा, लेकिन अगर आप उसे बेदरग़ बग़ैर किसी डॉक्टर से पता किए लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो एक और कंडीशन पैदा हो सकती है, उसको ऑक्रोनोसिस कहते हैं।
وہ ایک بلوئش اور کالی سی, نیلی اور کالی آپ کی اسکن ہونا شروع ہو جائے گی بڑے عرصے بعد. اچھا, مطلب فیڈڈ کلر لیس ہو جائے گی ہماری ہاں, اس میں سے بلوئش سا, اس کو اوکرونوسس کہتے ہیں, وہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے ہائیڈروکینون کا اگر آپ نے بہت لمبے عرصے استعمال کیا. اور دوسری, اگر یہ کریم لگا کے آپ سن میں جائیں گے, دھوپ میں, تو دھوپ کے ساتھ یہ ایک کارسینوجینک یعنی کہ کینسر پیدا کرنے والی چیز بن سکتی ہے, ایسا کیمیکل بن سکتا ہے. اچھا, تو اس کو کبھی آپ سن بلاک کے بغیر دھوپ میں لگا کے نہیں جا سکتے ہائیڈروکینون کو. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہمیں پچھلے ہفتے بتانا, وہ بریک کی وجہ سے ہم رہ گئے تھے. تو ہمیشہ جب کبھی آپ اپنی اسکن کی پگمنٹیشن سے متاثر ہیں, اس کا کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے جی پی سے بات کیجئے, وہ آپ کو آگے ریفر کر سکتے ہیں, یا آپ کسی اسٹیٹک کلینیشین سے بات کر سکتے ہیں جو کہ ڈاکٹر ہو, جو آپ کی اسکن کو سمجھیں اور وہ آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے ایک کنٹرولڈ اماؤنٹ میں ہائیڈروکینون دے سکتے ہیں. مطلب ان شارٹ یہ کہ جو سستی کریمیں آپ کو دیتے ہیں, آپ کی ڈفرینٹ لوگ بیچتے ہیں پاکستان میں, تو خیر یہ مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ یہ ایک بزنس ہے لوگوں کا, سو یہ مت استعمال کریں, آپ کی اسکن اس سے خراب ہو جائے گی. جیسے ڈاکٹر شازیہ نے کہا کہ آہستہ آہستہ آپ کی جو اسکن جو ہے, آپ کی کلر تو لائٹ ہو جائے گا, یعنی کہ آپ کا کلر گورا رنگ نظر آئے گا کچھ عرصے کے لیے, لیکن ہوگا لانگ رن میں یہ کہ آپ کی اسکن پتلی ہو جائے گی, فیڈڈ ہو جائے گی, جیسے انہوں نے کہا کہ لائٹ وہ بلو اور گرینش ٹائپ اسکن ہو جاتی ہے, جیسے نیل پڑ جاتے ہیں, اس طرح سے ہو جائے گی. اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں, تو پلیز ایسی کریمیں مت لگائیں جو انلائسنسڈ ہیں. صرف جو ڈاکٹر آپ کا, اور خاص طور پر اگر آپ کسی ایسٹھیٹک فزیشین کے پاس جا رہے ہیں, کلینیشین کے پاس جا رہے ہیں, یا آپ کا جی پی اگر کوئی دوائی آپ کو دے رہا ہے, تو آپ وہ استعمال کریں. اسکن کیونکہ ہماری جسم کا ایسا حصہ ہے جو نظر آتا ہے, اور اس کے ساتھ وی کانٹ پلے ود اٹ. اچھا, ہماری جو اسکن ٹائپس بھی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں, جیسے ڈرائی ہے, آئلی ہے, نارمل ہے, پھر اوپن پور سکن ہے, کلوزڈ پور سکن ہے. ان کیسے حفاظت کریں, اور یہاں کا انوائرمنٹ ذرا سامنے رکھیں جو یہاں پر ہمارے ہوائیں اور جھکڑ اور بارش حرکت رہتی ہے. بالکل, اس کے ساتھ ہمیں سینٹرل ہیٹنگ کا بھی مسئلہ ہے, وہ کی اسکن کو کافی خراب کرتی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا کلر کی بیسس پہ اسکن کلاسیفیکیشن, جو کہ بیسکلی یوز ہوتی ہے فٹس پیٹرک کلاسیفیکیشن, کہ وہ سن سے کتنا ڈیمیج ہوئے گی, اور ایجنگ کے کیا اثرات ہیں, اور ایریٹیشن کے کیا. وہ 1 سے لے کر 6 اسکن ٹائپس ہیں. 6 جو ہے بالکل بلیک اور ڈارک اسکن, اور 1 جو ہے بہت لائٹ گوری اسکن. ڈاکٹر سے ایک کالر میرے ساتھ ہے, پھر ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. پہلے کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں بات کرنا چاہتی تھی ڈاکٹر سے. وہ ڈاکٹر شازیہ سن رہی ہیں, فرمائیے سوال کیا آپ کا. میں پوچھنا چاہتی تھی کہ مجھے نا فنگل ہو گیا میرے فیس کے اوپر نا, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی. کہاں پر ہوا ہے فنگل؟ فیس کے اوپر, منہ کے اوپر ہے. منہ پہ ہو گیا ہے؟ ہاں جی. اچھا, ڈاکٹر شازیہ کچھ سوال کریں گے آپ سے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا. فنگل انفیکشنز جو ہیں وہ بہت ایزیلی ٹریٹیبل ہیں. یہ آپ کو کتنے عرصے سے یہ فنگس کا نشان ہے؟ تقریباً 3 سال تو ہو گئے. رائٹ, تو آپ نے اس کے لیے دوا استعمال کی, آپ کے جی پی نے جو کریمز بتائیں ان سے کوئی فرق پڑا؟ ڈاکٹر نے مجھے دیے تھے ٹیبلٹ, جو میں نے 2-3 ماہ کھائے ہیں, پر میرے اسٹمک کی پرابلم میں کھا نہیں سکتی, تو اس وجہ سے میں نے روک دیے, پھر نہیں کھائے میں نے. بعض دفعہ آپ کو وہ دوا 6 مہینے تک کھانا پڑتی ہے, لیکن وہ لیور کو اثر کرتی ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں. اٹس ویری ان کامن کہ آپ کے چہرے پہ فنگل انفیکشن ہو. اس یوزلی کلوزڈ ایریاز میں ہوتی ہے, جیسے پاؤں یا گروئن ایریاز میں. تو اگر آپ کے جی پی سے ٹریٹ نہیں ہو رہی تو ان کو آگے ریفر کرنا چاہیے. اسکن اسکریپنگس لی جا سکتی ہیں کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کی اسکن کے ساتھ. باریک سا ایریا آپ کی اسکن کا لیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. ان سے یہ پوچھ لیں کہ فنگل کیسا نشان ہے ان کا, آپ کی اسکن پہ کس قسم کا نشان ہے جس کو آپ کہہ رہی ہوں فنگل؟ میرے جو آنکھوں کے سائڈ پہ نا چھوٹے چھوٹے بریک سے دانے ہیں, اور دانے کی طرف اسکن کے اندر ہے جیسے, اور ماتھے کے اوپر ہے. اچھا, آنکھوں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے دانے ہیں؟ ہاں جی, ایک سائڈ پہ آنکھوں, ایک سائڈ پہ نہ زیادہ ہے, دوسری سائڈ پہ تھوڑا سا کم ہے, اور ماتھے کے اوپر ہے, اور یہ جو ہے نا چیک یہاں ہے, ان کے اوپر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جو جلن سی بھی ہوتی ہے, اور وہ کریم وغیرہ کوئی جیسے میک اپ وغیرہ نہیں کرتی, یہ نیویا کریم لگا لی, یہی 45 کریم لگاتی ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہی ہے کہ اگر اس کا کنفرم ڈائگنوسس نہیں ہے یا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی
تو اپنے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیے تاکہ وہ ایک سیکنڈ فنگل انفیکشن جو یہ کہہ رہی ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ فنگل انہوں نے کیونکہ بہت کہہ رہی ہیں کہ میری دانے ہیں. So It doesn't sound like fungal infection. So میرے خیال میں ان کو تو جی پی کے پاس جانا چاہیے. بالکل بالکل. آپ جی پی کے پاس گئی, انہوں نے کہا یہ ٹیبلٹ بھی آپ کھائیں گے, یہی ہے 2-3 سال کھانے پڑ گئے. نہیں, پر انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ یہ فنگل انفیکشن ہے, انہوں نے کہا یہ فنگل انفیکشن ہے. ہاں جی, انہوں نے کہا ہے کہ فنگل ہے. کیا دوا ہے, اس کا نام ہے آپ کے پاس؟ وہ تو میرے خیال 2 سال پہلے میں نے پھر کھائی نہیں, تو ڈیٹ گزر گئی تو پھینک دی میں نے. ٹیبلٹ تھے بڑے بڑے سے یلو کلر کے. تو 2 سال سے اگر آپ کو اسکن پہ ہے تو آپ کو کافی متاثر کر رہی ہوگی یہ بیماری. ضرور اپنے ڈاکٹر جو کیا کہتے ہیں وہ رنکلز بھی ہو گئے ہیں, اور جو اسکن کا جو کلر کے وہ بھی ذرا جیسے ڈارک سا ہو گیا, جیسے یلو سا اور بلیک سا ہو گیا. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیے, ان کو پیسٹر کریں کہ وہ آپ کی اسکن کا, اگر ان کے پاس اس کی علاج نہیں ہے تو آپ کو ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھائیں. ہاں یس, آپ اپنے جی پی کو کہیں کہ مجھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس ریفر کرو. چلیں ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا شاید آپ کے کچھ مجھے بتا سکے میں کیا لگاؤں یا کچھ کروں. تو یہی بتائیے کہ اگر آپ کو 3 سال سے ہے اور دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, اور اگر جی پی کچھ اور نہیں کر سکتے تو ان کو فردر ریفر کرنا چاہیے, یہ پلیز ان سے کہیں. اس کی وجہ بھی, تھینک یو ویری مچ فار یور کال, بہت شکریہ. اور کیونکہ یہ پرابلم ہے اسکن کا, اب جب تک ڈاکٹر صاحبہ آپ کی اسکن دیکھیں گی نہیں, آپ کو دیکھیں گی نہیں, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ آن ایئر ڈائگنوسس آپ کو بتا سکیں. اور اگر وہ ایسا کریں گی تو وہ بھی ٹربل میں اور میں بھی ٹربل میں. سو آن ایئر ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن وہ آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ اگر جی پی آپ کے لیے کچھ کر نہیں رہا تو آپ اس کو کہیں مجھے اسکن اسپیشلسٹ کو ریفر کرو. اور بعض اوقات ہمیں زیادہ انٹرسٹ خود لینا پڑتا ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ 2 سال سے آپ دوائی بھی نہیں کھا رہی اور آپ سفر کر رہی ہیں, سفر کر رہی ہیں. ہاں, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ. بالکل, آپ جی پی کے پاس جائیں, اسکن اسپیشلسٹ کو ریفر کریں. اسکن اسپیشلسٹ آپ کو دیکھے گا اور پھر آپ کا جو ہے وہ علاج کرے گا. اور چہرے کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے, اس کو تو اس کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے. جی اگر کالر نہیں ہے تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلے جائیں. اچھا بہرحال وہ بھی کالر سے بات کر رہے ہیں. جی ہم ڈفرنٹ ٹائپ آف سکنس کی بات کریں. بالکل, تو کلر کے حساب سے وہ کلاسیفیکیشن جیسے میں نے آپ کو بتائی. ایک اور کلاسیفیکیشن ہے اس کی نمی کے حساب سے, اس میں کتنا موئسچر ہے. اس میں اس کو نارمل سکن کہا جاتا ہے, جس جو کہ بالکل پرفیکٹ لگتی ہے, جس میں پورس نظر نہیں آتے, جو نہ ڈرائی ہے نہ آئلی ہے. بہت کم لوگ اس بلیسڈ ہوتے ہیں نارمل سکن سے. دوسری ٹائپ جو ہے وہ ڈرائی سکن, یہ سب سے کامن یہاں پہ دیکھی جاتی ہے. اس میں پورس تو نظر نہیں آتے, لیکن وہ ایک ڈرائی اور لسٹ لیس جس کو کہتے ہیں, بالکل ڈرائی اور ڈل سکن نظر آئے گی. اس میں وہ جلدی رف پیچز پڑ سکتے ہیں, اس کی رنکلنگ زیادہ جلدی ہوتی ہے, اس کی الاسٹسٹی جیسے اس میں لچک کم ہے اس کے ڈرائی سکن میں, تو وہ اس میں ایجنگ جلدی ہوئے گی ڈرائی سکن میں. دوسری ٹائپ جو ہے وہ آئلی سکن, یہ بھی بہت کامن ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ کو پورس نظر آئیں گے, جن لوگوں میں بڑے بڑے کھلے پورس چیکس کے اوپر اور ڈفرینٹ ایریاز میں نظر آتے ہیں. ڈل, شائنی اور تھک لکنگ کمپلیکشن جیسے ہوتا ہے ویسے وہ آئلی سکن میں نظر آتا ہے. یہ سکن جو ہے یہ پرون ہے پمپلس کے لیے, پمپلس جلدی ہو جائیں گے, اور بلیک ہیڈز آئلی سکن میں زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک اور ٹائپ ہے سینسیٹیو سکن. اس کے لیے آپ کو کرنا چاہیے کہ پرفیوم فری پروڈکٹس یوز کریں. اگر آپ کی سکن بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتی ہے کسی بھی کیمیکل سے یا سن میں جانے سے, سینسیٹیو سکن بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے. اور ایک کمبینیشن سکن ہے, ہاف اینڈ ہاف. کچھ ایریاز آپ کے آئلی ٹائپ ہیں اور کچھ ڈرائی ایریاز. اب ان کی لک آفٹر کیسے کرنی چاہیے. جیسے اگر مینلی آپ کی ڈرائی سکن ہے تو اس میں جیسے میں نے کہا ایجنگ ڈیمیج جلدی ہو جاتا ہے, سن ڈیمیج جلدی ہوئے گا, اریٹیشن جلدی ہو جائے گی. اگر آپ لانگ شاورز کرتے ہیں, لانگ ہاٹ باتھس لیتے ہیں, تو آپ کی ڈرائی سکن زیادہ ڈرائی ہو جائے گی. سینٹرل ہیٹنگ اس کو زیادہ ڈرائی کرتی ہے. تو ان چیزوں سے اگر آپ پرہیز کریں, بہت پانی کے ٹیمپریچر باتھ شاور کے وقت بہت زیادہ نہ رکھیں, کیونکہ وہ آپ کے اسینشیل آئلس جو ہے واش آؤٹ کرتا ہے. جو ہی آپ شاور سے نکلیں موئسچرائز ضرور کریں. ٹھیک ہے. اور جو شاید لوگ کرتے ہیں لیکن شاید کم ہے یہ رجحان کہ شاور کے فوراً بعد آپ اپنی فل باڈی کو موئسچرائز کریں ود اے باڈی کریم, بالکل, which is really important. بالکل. اور ایمولینس فوراً لگائیں جب بھی آپ ہاتھ واشنگ کے بعد, اور جب کوئی کیمیکلس کا استعمال کریں تو گلوز پہنیں. ہینڈ واش کرتے ہوئے, برتن دھوتے ہوئے ہم لوگ بھول جاتے ہیں, کلیننگ کرتے ہوئے کون پہنے گلوز اور پھر اتارو, چلو ایسے ہی کر لو, ایسے ہی اور کریں تو ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں. ڈرائی سکن وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے. آئلی سکن کا پرابلم ہے بلیک ہیڈز اور ایکسیسو شائن.
اور اس کو بہت زیادہ ایکسیسو واشنگ کرنے سے وہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے. سو دن میں 1-2 دفعہ منہ دھونا کافی ہے اور واش کرنا شاور کرنا کافی ہے. کلینزر جو ہے وہ آپ جینٹل کلینزر جس میں کیمیکلز بہت نہ ہو. جب یہاں پہ آ کے نا رپھڑ ہو جاتا ہے میرے ساتھ بھی, بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. میں بھی کیونکہ اوبیسلی روزانہ میک اپ کرتے ہیں تو روزانہ جا کے اتارنا ہے. اب میک اپ اتارنے کے بعد, کیونکہ آئی نو کہ زیادہ تر کیمیکل آپ چہرے پہ یوز نہ کریں, ہم روزانہ جو ہے اوبیسلی فیس واش بھی رات کو لگاتے ہیں. بالکل ہاں. پھر آپ نے اگر میک اپ ریموور ہے تو وہ بھی کیمیکل ہے. اب کیا کریں, مطلب کہ کتنا کیمیکل یوز کریں کتنا نہ کریں؟ دیکھیے مائلڈ کیمیکلز آپ کو جیسے میک اپ ریموورز اس کی ٹائپس ہیں بہت, بعض جو ہے وہ کافی مائلڈ ہیں, فریگرنس فری. اور اس کے بعد اگر آپ, ہم لوگ پچھلے ہفتے بھی ڈسکس, جیسے آپ پانی سے واش کر لیں, پانی ایک ٹونر بھی ہے, اور اس کے بعد آپ جسٹ ٹاول ڈرائی, ایکسیسو جو ہے وہ اپنی آئلی اسکن کو آپ وہ زیادہ سیبم پروڈیوس کرے گی اگر آپ اس کو بہت زیادہ تنگ کریں گے, بہت اریٹیٹ کریں گے اس کو. اچھا رائٹ, اوکے, تبھی مجھے تنگ کرتی ہے کیونکہ میں اس کو تنگ کرتی ہوں. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ سارا میک اپ ریموو ہو رات سونے سے پہلے, ایٹ نہیں یہ لیسٹ بہت اچھا ہے جو ہے وہ بالکل صاف ہو. لیکن بالکل, تو جو میں بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میک اپ کے بعد آپ ویٹ وائپ سے اگر اپنا اسکن صاف کر دیتے ہیں تو کیا اس کے بعد فیس واش ضرور لگانا ہے یا صرف خالی پانی سے دھو لیں؟ پانی کافی ہے. اگر آپ کا میک اپ سارا اتر گیا, وہ آپ کو وائپ پہ نظر آ جائے گا کہ آپ کا میک اپ سارا اتر گیا ہے یا کچھ اسٹل ریمیننگ. اگر پھر کچھ رہ گیا ہے تو آپ فیس واش, کوئی مائلڈ فیس واش یوز کر سکتے ہیں. لیکن ٹرائی کریں کہ کیمیکلز کا استعمال چہرے کے ساتھ کم ہو. بالکل, اور اگر یوز کریں تو وہ بہت مائلڈ ہو, فریگرنس فری ہو, اس کا یہ نشانی ہے. بالکل بالکل. اوکے ٹھیک ہے. اور یہ تھا ہمارا جنرل ریکیپ اسکن ٹائپس کے بارے میں. اور کلر کے حساب سے ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جتنے آپ ڈارک ہیں اتنی آپ کی سن پروٹیکشن ہے, اور جتنی آپ کی فیئر اسکن ہے آپ کو سن بلاک اتنا ہائر فیکٹر یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لک آفٹر اپنی اسکن کی, جیسے یہاں پر جو موسم ہے, جیسے گرمیاں آ جاتی ہیں, کتنا موئسچرائز کریں اسکن کو, اور جو آئلی اسکن ہے کیا اس کو بھی موئسچرائز کرنا چاہیے یا نہیں؟ لائٹ موئسچرائزر یوز کریں آئلی اسکن کے لیے, اور ہیوی موئسچرائز فور ڈرائی اسکن. 2 دفعہ, جیسے ہم لوگ اسکن کا کہہ رہے تھے کہ 2 دفعہ ایمولینٹ یوز کرنا از امپورٹنٹ دن میں کم از کم, اگر آپ کی اسکن بہت ڈرائی ہے. سن پروٹیکشن بہت ضروری ہے جو آپ کو لگا کے نکلنا چاہیے. چاہیے. اچھا, اب بوٹاکس کی ہم نے بات کی تھی, آپ کی بات ختم ہو گئی ہے؟ بالکل بالکل. بوٹاکس کی ہم نے بات کی تھی لاسٹ پروگرام میں کہ اب تو یہ ایزیلی اویلیبل ہیں, اور لوگوں کو چاہیے کہ اگر ٹیکنالوجی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں, لیکن جائیں صحیح جگہ پر. اب میں نے دیکھا کہ ڈفرینٹ بیوٹی پارلرز میں بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, کیونکہ انہوں نے 2-3 مہینے کی کورسز کر لی ہیں اور وہ بوٹاکس کے ٹیکے جو ہیں لگا رہی ہیں لوگوں کو. کہاں جائیں لوگ اگر کسی کو اس پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں ڈرما فلر کرانے ہیں یا اگر بوٹاکس لینا, تو کیا کریں, کیسے ریسرچ کریں, کہاں جائیں؟ یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے. بوٹاکس ابھی بھی پرسکرپشن اونلی ہے. سو بوٹاکس آپ کو نہیں مل سکتا نرس یا ڈاکٹر کے بغیر, پرسکرپشن کے بغیر. لیکن آن دا ادر ہینڈ ڈرمل فلرز جو ہے وہ بالکل ان لائسنس ہے, ان کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے. کوئی بھی کہیں سے خرید کے آپ کے منہ کے اندر انجیکٹ کر سکتا ہے, جیسے آپ کوئی پین خریدتے ہیں کہیں سے, ہاؤس ہولڈ چیز خریدتے ہیں. اینڈ دس از ویری سیڈ. یہ ہم لوگ ڈاکٹرز اور نرسز کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کی کریڈینشلز چیک کریں, ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں, وہ GMC رجسٹرڈ ہیں یا نہیں, ان کا پچھلا کام کیسا ہے, انہوں نے کوئی بہت زیادہ ان کے خراب کیسز تو نہیں ہیں, ان کی ٹیسٹیمونیلز اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور ان کی بیسک کوالیفیکیشن, ریویوز جو لوگوں کے آتے ہیں, ریویوز کیا ہیں. ایک اسکیلڈ اور ایستھیٹکس دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. جیسے میرے پاس, میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس اسکلز تو ہیں, لیکن میرا ایستھیٹک سینس ہے کہ میں ایک مریض کو اس کے ایستھیٹکس کے حساب سے, جس طرح آپ فیس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ینگ فیس, اولڈ فیس, ان کو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ نہیں, تو وہ میرے کام سے نظر آئے گا آپ کو, اور پھر آپ جائیں. اس کا ایک GP یا ڈاکٹر یا نرس کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے وہ ایک ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے, وہ کوئی غلط چیز آپ کے منہ کے اندر انجیکٹ نہیں کریں گے. جو کلینک ہے ان کا وہ ایک صاف ستھرا اور جرم فری انوائرمنٹ ہوئے گی کہ آپ کو انفیکشنس کے چانسز کم ہوئیں گے. کیونکہ جب بھی آپ اسکن کو پنکچر کریں گے بیکٹیریا اور انفیکشنس کے چانسز ہیں, تو اگر کلینکل انوائرمنٹ میں آپ کوئی پروسیجر کرائیں گے تو اس میں وہ چانسز کافی منیمائز ہو جائیں گے. پھر یہ کہ اگر خدا نخواستہ اس کا ہر چیز کا کوئی سائڈ افیکٹ ہے, بوٹاکس کا سائڈ افیکٹ ہے, ڈرمل فلرز خراب ہو سکتے ہیں, آپ کو اینافیلیکٹک ریئیکشن ہو سکتا ہے, آپ کی باڈی ایک دم اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے,
तो एक आम बंदा उस इमरजेंसी को हैंडल नहीं कर सकता, जबकि एक डॉक्टर जिसकी जो क्वालिफाइड है वो अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मसला हो जाता है तो उसको ट्रीट कर देगा। इन द एंड अगर आप उस रिज़ल्ट से खुश नहीं है या आपके कोई साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो वो डॉक्टर इंश्योर्ड है, उसका काम इंश्योर्ड है, और आपको लास्ट केस आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह गए हैं जिसमें ना कोई क्रेडेंशियल्स हैं, ना कोई इंश्योरेंस है, क्लिनिकल एनवायरनमेंट में काम नहीं हुआ, यू गॉट नो लेग टू स्टैंड ऑन, आप कहाँ अपनी फरियाद लेके जाएंगे? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसके पास क्या ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सही, बहुत इंपॉर्टेंट है चूज़ करना। और मेरा ख्याल है आजकल तो इंटरनेट आपको सब कुछ बता देता है। बिल्कुल। आप रिसर्च करें और आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना क्वालिफाइड है और उसके पास जाएं आप। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये बोटॉक्स का इंजेक्शन बोटॉक्स आप करवाते हैं या डर्माफिलर्स कराते Injections हैं हैं, तो बिल्कुल। वो जगह स्वेलिंग हो पहले कॉलर ले लें। बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, ये जो डीएम टेलीविजन है, जो डॉक्टर लेडी बैठी है स्किन के बारे में, मैंने इनसे कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछिए। बात यह है कि जो जब मैं अपने सर पर काली डाई लगाती हूँ तो मेरे को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। मेरे सिर को काफी सूजन पड़ जाती है। इसके लिए आपके पास इलाज है? क्योंकि मेरे काफी ग्रे बाल हो रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। यदि आप मेरी हेल्प कर सके तो आप ही वेरी ग्लैड। अच्छा, आप जब डाई करती हैं अपने बालों को तो आपके सर में स्वेलिंग हो जाती है? जी, साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, आंखों पे भी स्वेलिंग आती है, फिर ड्राई स्किन बहुत होती है, फिर मेरे को काफी दर्द ऐसे एग्नी सी होती है, जैसे कि ना मैं सहन नहीं कर पाती। जी रोशा से। बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का जिनको रिएक्शन होता है। हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली ये इसका जो मैं आपको सिंपल बताने वाली हूँ हल, वो आपको पसंद नहीं आएगा कि डाई मत इस्तेमाल कीजिए, ये आपको काफ़ी ख़तरनाक रिएक्शन भी दे सकता है। गो फॉर नेचुरल। बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स, लेकिन वो भी टेस्ट करें। जो हैना है वो भी हमेशा बाजू के ऊपर टेस्ट करें कि वो आपको सूट करती है या नहीं, और जो भी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। जी, वो मुझे सूट नहीं करती, क्योंकि मैंने काली ब्लैक हैना लगाने की कोशिश की थी तो उसके साथ भी मैं थोड़ा थोड़ा हो ही गया था। ये बिल्कुल वही, ये जो चीज़ें सेल की जाती हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के तौर पे भी, उनमें भी केमिकल्स हैं। जी है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन मैं काली मेहंदी ट्राई की थी, अगर ये ओरिजिनल जो मेहंदी होती है वो ट्राई करें तो? ओरिजिनल मेहंदी में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आपको रेड बाल देगी, तो वो हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। ये बहुत बड़ा, मुझे वो कलर पसंद ही नहीं। ऑरेंज से हेयर कर देते हैं तो वो बहुत अच्छे नहीं लगते ना। बिल्कुल, काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आप सर्च करें अमोनिया फ्री, हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री, तो अच्छा जी। आपने जी तो फिर मैं जो आपने अमोनिया फ्री कहा है, ये कहाँ से मुझे मिलेगी जी? ये अगर आप बूट्स या किसी भी रिनाउंड केमिकल्स के स्टोर के पास जाएं, केमिस्ट के पास जाएं, तो उनको कहिए कि अमोनिया फ्री और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी उसको आप एवर सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। यही मैं पूछेगी, थैंक यू। फिर मैं उसके बाद आपको थैंक यू का फोन करूंगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी उसको अपने बाजू पे ट्राई कर लीजिए, एक कॉटन बड के ऊपर लगा के अपने बाजू के ऊपर टेस्ट ज़रूर करें और फिर यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी मदर इन लॉ के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा। वो कोई हेयर डाई नहीं यूज़ कर सकती हैं, और उनको बिल्कुल वो जो है नॉन परमानेंट हेयर डाई यूज़ करना पड़ता है। ओके, बट इट डजंट गिव यू गुड कवरेज। नहीं, इट डजंट गिव यू गुड कवरेज। और जाहिर है अगर आपकी एज इतनी नहीं है तो फिर बंदा तो बहुत ही, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। सो एक चीज़ और भी है कि आपने जब हेयर डाई वगैरह इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी महंगी प्रोडक्ट्स है तो कोशिश करें बेशक महंगी हो लेकिन अच्छी हो। जैसे आपने कहा अमोनिया फ्री एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्री, टेस्ट करके देख लें, शायद वो आपको सूट करे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय कम्युनिटी रीच मंच।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आज मेरे साथ मेहमान डॉक्टर शाजिया सरवर मौजूद हैं, फिजिशियन हैं, जीपी हैं और एस्थेटिक क्लिनिशियन भी हैं। इनसे हम स्किन के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल बोटॉक्स का, डर्मा फिलर्स का बहुत रिवाज है ख़वातीन में ख़ास तौर पर, बल्कि मर्दों में भी, जिससे स्किन जो है वो आपकी ज़रा एज रोक देता है वो प्रोसेस कुछ अरसे के लिए। पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर शाजिया ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि एजिंग प्रोसेस, ये जो बोटॉक्स होता है, डर्मा फिलर्स होते हैं, ये काम कैसे करते हैं। आज मैं अभी इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि एजिंग प्रोसेस है क्या, एज हमारी बढ़ती क्यों है, हम क्यों नहीं सदा जवान रहते, क्या वजह है जी? कुछ ऐसा करें आप लोग कि जो लोग कभी बूढ़े ना हो। मैं आज सिर्फ स्किन की एजिंग की हम लोग बात करेंगे, बाकी की बहुत लंबा टॉपिक है। हाँ, स्किन की एजिंग बिल्कुल। जेनेटिक्स है, उसमें आपकी जीन्स का है कि आपको कैसी जीन्स मिली है अपने वालिदैन से, एवरेज लाइफ कितनी है, आपकी डाइट कैसी है, वो सारी उसमें एजिंग में, शुगर आप कितनी इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका एजिंग प्रोसेस ज़्यादा करता है। एजिंग इन स्किन और फेस की जो एजिंग है वो आज हम डिस्कस करेंगे। यंग स्किन कैसी होती है और बूढ़े होते होते स्किन कैसी होना शुरू हो जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेबीज से कि उनका फेस और शक्ल की लुक कैसी होती है। जब बेबी को आप देखें तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी, चीक्स बहुत हाई और बड़े बड़े लाल गाल होते हैं उनके। एडल्ट का जो होता है, जो 16 से 24 साल तक आपका फेस है, वो एक हार्ट शेप यूजुअली कि ऊपर से चीक्स आपके प्रोमिनेंट हैं और चिन और जो लाइन जो है वो छोटी और नैरो है। उम्र के साथ साथ सब कुछ जो है वो ड्रॉप करना शुरू कर देता है। आपकी आईब्राउज फ्लैट होना शुरू हो जाती हैं, जो टॉप आईलिड है वो नीचे आना शुरू हो जाती है, चीक्स नीचे, और जबड़े के इर्द गिर्द जाउल बनना शुरू हो जाते हैं। स्किन बेबीज़ में जैसे आप टच करें बहुत इलास्टिक, सॉफ्ट, कोई पोर्स नहीं होते उसके अंदर। एडल्ट्स के साथ साथ टीनेज में एक्नी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे आपको एक्नी की लुक आफ्टर बहुत ज़रूरी है टीनेज में। सॉरी कॉलर, आपको मुझे रोकना पड़ेगा कुछ देर के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। Hello, walaikum salam. हाँ जी बोलिए, सवाल करें अपना। I've got a question for the doctor, if that's okay. Yeah, that's okay. That's fine. I've got a 20-month-old son, and he's suffering from something called keratosis pilaris. Keratosis pilaris. Yeah. Okay. And I was just wondering, I haven't actually been to the doctor that much, but I was just wondering, is there anything like that I can get from the doctor to like kind of like make it better? It's mainly on his face, like he's got small kind of pimple types on his face. It's not itchy or he hasn't got eczema or anything like that, and he's just got it on his arms and his face. And I've used apple vinegar. I've been told apple vinegar, so I've just applied that on. But is there anything like on prescription that I can get? Right, you need to speak to your GP again. Usually we start with emollients. Keratosis pilaris is quite an irritative sort of skin, and it can cause pigmentation as well. So make sure you see your GP. It's very difficult to say over the phone how bad he is affected. So because he's so young, I would not like to say anything, but usually it's emollients, and I would not like to use anything else like vinegar or cider vinegar. We did go to the GP, and she gave us Epiderm. And she said it'll go away itself, like after when he's 2 years old. That's but right. He's coming up to 2 years old now, and like it was on his cheeks, but it's kind of like spreading to his forehead as well. You can't really tell when you look at him, but when he goes all like if he gets all flustered and red, you can actually see it flare up like on his cheeks and a bit on his forehead as well. Yeah, you can again ask your GP to refer you to a dermatologist, a pediatric dermatologist, if you are worried or concerned. Okay. Would you not recommend, shall I stop using the vinegar then? Is that too harsh on his skin? I would not use any chemicals on your young child. Okay, and I'm using Aveeno to moisturize his skin. Is that okay or not? That's fine. Aveeno is absolutely fine. Epiderm is fine. Okay. Okay, so it's just a case of going back to the doctor and asking to see a dermatologist. That would be an idea. That would be great. Okay. All right then. Thank you very much for your call. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you जी। अच्छा जी, to be continued. हम क्या स्किन की बात कर रहे थे कि जो कैसे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म होती जाती है विद योर एज। बिल्कुल, इलास्टिसिटी, और बचपन से बहुत छोटे बच्चों की स्किन जो है वो फ्लोलेस है, सॉफ्ट इलास्टिक जैसे परफेक्ट स्किन होती है।
फिर टीनेज में जाते जाते उनकी एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, पोर्स बड़े होना शुरू हो जाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स जो है हार्मोन डिपेंडेंट है, तो जो टीनेज के हार्मोन्स हैं वो उनको काफ़ी एक्टिवेट करेंगे, वो इन्फेक्शंस के सुपरफिशियल इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम पे आपको बहुत लुक आफ्टर करनी चाहिए स्किन की। एक्ने का फेस तो गुजर जाएगा लेकिन स्कारिंग रह सकती है, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, एक्ने की ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं टीनेज में, अर्ली 20s में। अब हम जाते हैं उससे आगे, स्किन अब ड्राई होना शुरू हो जाती है 30s और 40s में, उसकी इलास्टिसिटी उतनी नहीं रहती जितनी वो बचपन में और टीनेज में थी। वो उससे आगे 50s और 60s में बहुत फ्राइबल और पतली होना शुरू हो जाती है। सन डैमेज, अब उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह की आपने लाइफस्टाइल गुजारा उसका नज़र आना शुरू। स्मोकिंग अगर आपने की तो आपकी स्किन ख़राब, स्मोकिंग लाइंस, रिंकल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और जो शीशा पीते हैं, जो अगर आप शीशा पिए तो क्या होगा, स्किन खराब ही होगी ना। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोग शायद छोड़ ही दें शीशा। ये एक अलग डिस्कशन है बिल्कुल, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो पॉइजनस नहीं है, वो केमिकल नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी टॉक्सिन है। जो चीज़ बर्न होएगी उसमें से टार्स और टॉक्सिन्स ज़रूर निकलेंगे, और जो सक करने का एक्शन है वो आपके मुंह के इर्द गिर्द लाइनें ज़रूर बनाएगा। अच्छा, एक और बाकी, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब का सवाल है पर वेरी वैलिड क्वेश्चन, जो चाय और कॉफ़ी बहुत पीते हैं क्या उनकी भी स्किन डैमेज होती है? कैफ़ीन जो है वो भी स्किन को डैमेज करती है एक्सेसिव, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो अगर आप डीकैफ या उसकी तरफ चले जाएं तो वो आपके लिए बेहतर है। राइट, एक कॉलर और आ गए। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने डॉक्टर से स्किन के बारे में थोड़ा पूछना है। हाँ जी, पूछिए। जी, मेरी एज 55 है और बहुत ड्राई स्किन है, बहुत हमेशा से ही ड्राई रहा है, और मैं भी थोड़ी सी इग्नोर करती थी। तो अभी एज लाइंस आ रहे हैं, जैसे फोरहेड में जो फ्रिकल्स आते हैं वो आ रहे हैं, और फेस पे भी साइड से थोड़ा सा एज लाइन आने लग गया है, नेक में भी, गले में भी आ रहा है थोड़ा। तो उसका क्या कर सकते हैं? आप कोई होममेड रेमेडी बता सकती हैं? कोई किसी ने बताया था आलमंड ऑयल, पता नहीं, मैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप बताएंगे थोड़ा। मैं बहुत सेंसिटिव स्किन है तो मैं पार्लर में नहीं जाती। सही। 55 एज आपने बताई? जी सही। इस और एज बहुत में एसिडिटी है, मुझे बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है, तो शायद उससे भी कुछ असर होता होगा। क्या होता है? एसिडिटी बहुत होती है, एसिड रिफ्लक्स, राइट, ओके। उसका 55 की एज में रिंकल्स होना कोई अनकॉमन बात नहीं है, कोई ये हर इंसान को 55 की एज में रिंकल्स हो सकती हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ज़रूर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें एटलीस्ट 2 दफ़ा दिन में। जैसे हमने कहा, आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा सेंट्रल हीटिंग हाई है तो उसका टेम्परेचर कम कर दें। शावर्स जो है, बहुत हॉट शावर्स या हॉट बाथ से परहेज़ करें। सन डैमेज से आप अभी भी प्रोटेक्ट कर सकती, जब भी बाहर निकलें तो सन प्रोटेक्शन ज़रूर करें। एक्सट्रीम फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्माइल करना, बहुत गुस्सा करना, उससे भी रिंकल्स जो हैं वो ज़्यादा पड़ती हैं। तो ये सिंपल से घर वाले जो है रेमेडीज़ मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। आप बताइए। जो मैंने आपको बताया, जो बता दी इन्होंने। और देखिए, हम कोई रेमेडी आपको बता नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आप बहुत गर्म पानी से अगर शावर लेती हैं तो पानी का टेम्परेचर जरा कम कर लिया करें। और नहीं, मैं वैसा नहीं लेती, हाँ, थोड़ा अच्छा ड्राई स्किन है, बस ज्यादा ही ड्राई है। और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जरा बहुत ज़्यादा गुस्से में ना आए, कि गुस्से में आते हैं तो चेहरे पे मुख्तलिफ किस्म की लाइन आ जाती है, माथे पे स्पेशली। ज़्यादा गुस्सा ना करें, और बहुत ज़्यादा अगर लोग हंसते हैं तो वो लाफ लाइन आ जाती हैं। तो 55 की एज में उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, रिंकल्स आना कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज वगैरह कर लिया करें आप थोड़ा सा, कि मॉइस्चर लगा दें जो ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। और जीपी का तो आपने मशवरा नहीं दिया कि जीपी के पास जाएं। कोई फेशियल मसाजेस वगैरह है क्या? कोई मसाज जैसे अपवर्ड्स डायरेक्शन मसाज फेस पे? बिल्कुल, स्टिमुलेट किया करें स्किन को 2 दफ़ा जब आप मॉइस्चराइज करें दिन में, तो उसमें सर्कुलर सॉर्ट ऑफ जो है वो ब्लड सप्लाई को ज़्यादा करेगा, सिंपल मसाज। तो वो आप ट्राई कर सकती हैं। वो खुद भी आप घर में अपने ना, बिल्कुल घर में खुद करने के लिए मूवमेंट्स चेहरे की। मैं एक आध प्रोग्राम में कोशिश करूंगी कि किसी से, क्योंकि तो डॉक्टर हैं, सो ये तो आपको वो करके नहीं बताएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि हमारे यहाँ कोई, मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसी गेस्ट भी बुलाएं, कोई ब्यूटिशियन हो या जो आपको प्रॉपर तरीका बताएं कि कैसे स्टिमुलेट करें अपनी अच्छा आइडिया है, बिल्कुल। तो फिर वो आप लोगों को बता देंगे कि किस तरीके से अपनी स्किन को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं।
ऐसे हैं कि देखिए मैं पार्लर में जाती हूँ तो जब मैं वो लोग फेशियल के लिए जाती हूँ तो वो कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जो मेरे को सूट नहीं करता. मैंने बोला था हर्बल दें, तो ऐसा कुछ सजेस्ट कर सकते हैं उन लोगों को, क्या हर्बल दे या कोई भी हर्बल चलेगा? अगर कोई प्रोडक्ट्स आपको सूट करती हैं तो वो आप अपने साथ लेके जा सकती हैं, जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स जो आपको प्रॉब्लम नहीं देती, बजाय इसके कि आप जी वो शहनाज का लगाती हूँ मैं तो. ओके. अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ये क्योंकि हम आपको एडवाइस नहीं दे सकते इस मामले में कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, वो फिर एडवाइस में आ जाता है, और ऑब्वियसली ना मैं और ना डॉक्टर शाजिया ऑथोराइज नहीं किसी की प्रोडक्ट आपको ऑथोराइज करें. हाँ, जस्ट इन केस अगर आप डॉक्टर शाजिया को मिले किसी वक्त, इनको दिखाएं अपने आप को, तो शायद आपकी स्किन को देखने के बाद ये आपको कोई अच्छी एडवाइस दे सकें, लेकिन ओवर द फ़ोन मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल. अच्छा, एक पॉइंट जो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आज भी ना रह जाए, वक्त हमारा गुजर रहा है, वो था टैटूज़ के हवाले से कि यंगस्टर्स जो हैं वो टैटूज़ वगैरह करा लेते हैं. तो जब उस वक्त एक्साइटमेंट होती है, करा लिया, फिर एकदम से ख्याल आता है कि हो ये तो हम रिमूव कराएं. ये क्या प्रोसेस है, और इसको हम क्या लेज़र ट्रीटमेंट से ही होता है, कैसे होता है टैटू रिमूवल? बिल्कुल समीना, अभी पिछले दिनों हम लोगों को एक मरीज़ देखना पड़ा था जिसने अपनी जवानी में नाटसी टैटू अपने बाजू पे लगवा लिया, और वो काफ़ी रिग्रेट करते हैं. तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और लेज़र के ज़रिए इसको रिमूव किया जाता है 2 से 4 सेशंस में. टॉप लेयर जो है वो लेज़र से बर्न की जाती है, और इस तरह वो जो इंक है वो एवेपोरेट हो जाती है. ठीक है. और अगले सेशन में उससे भी लाइट और उससे भी लाइट. लेज़र्स के यूज़ के बारे में काफ़ी सवाल आ रहे थे पिछली दफ़ा भी, मुझे 1-2 ईमेल्स आई हैं. लेज़र का इस्तेमाल स्किन में क्या है? एक तो जैसे आपने बताया टैटू रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई है और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो लेज़र इस्तेमाल किया जाता है. स्किन रीसर्फेसिंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र इस्तेमाल होता है. अगर एक्नी स्कारिंग आपको बहुत है, उसी प्रोसेस के ज़रिए कि टॉप लेयर उतारी जाए, फिर नई जो स्किन है वो अंदर से रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी. तो एक्नी स्कारिंग, पोर्स के लिए इस्तेमाल होता है. और हेयर रिमूवल, अगर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो उसके लिए भी लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है. इनके जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, स्किन में इरिटेशन, स्वेलिंग हो सकती है, और स्किन थिकनिंग हो सकती है लेज़र्स की वजह से. अगेन अपने किसी रेप्यूटेबल जगह पे जाके किसी डॉक्टर या नर्स के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट आपने करानी है वो कराइए. अच्छा, सॉरी, ब्रेक पे हम जाना, एक कॉलर हैं, कॉलर ले लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक के वापस आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको मजीद. जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी, पूछिए, सवाल करें अपना. हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि कोई अच्छा सा सन ब्लॉक बता दीजिए कि कौन सा सन ब्लॉक लगाना चाहिए. और क्योंकि बाहर जाते हैं तो वो काफ़ी स्टिकी हो जाती है स्किन हमारी फेस की, अगर हम कोई भी लगाते हैं सन ब्लॉक एज ए फेस के ऊपर. और दूसरा, मेरी बेटी है, उसकी उम्र 14 इयर्स है, तो उसकी डबल टोन स्किन जैसे हो गई है, पैचेस पड़ जाते हैं, कहीं डार्क हैं कहीं लाइट हैं. तो वो ज़्यादातर मेरा ख्याल है ये सन की एक्सप्लोयर्स की वजह से हो रही है. तो कोई ऐसा हमको ऐसा सन ब्लॉक बताएं कि जो बच्चे भी लगा सकें, और हम भी, क्योंकि बच्चे बहुत चिपचिपा कर देता है स्किन को सन ब्लॉक, तो इस वजह से वो अवॉइड करती हैं, नहीं लगा सकती. और वैसे मेरी अपनी जो स्किन है काफ़ी ड्राई है. तो और आपकी बेटी की स्किन कैसी है, ड्राई है या ऑयली है? उनकी ऑयली है. ऑयली है. चलें, ये आपका सवाल ले लिया. डॉक्टर साहब सवाल याद रखिएगा. ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब देखते रहिए. टीवी आप देखते रहें, और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय कम्युनिटी रीच मंच.
देखते जाओ कि आपको आता है. ओके बाय. यार वो डॉक्टर साहब से मेरी मीटिंग ही नहीं हुई, मैं क्या करूं? मेरी जान वो मुझे बताएंगे कि ये ऐसे इस टाइम पे ये लगाना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी ना. हाँ अच्छा चलो मेरे पीछे ना पड़ो. अच्छा नहीं तो मैंने अफसरी छोड़ देनी है सारी, मैंने रिजाइन कर देना है. मैंने रिजाइन कर देना है, क्योंकि वो मैं गई थी उनके पास 3 दफा पेपर लेके, वो तीनों दफा बिजी थे कि मैं उनसे पूछूं मुझे बताएं किस टाइम पे ड्रामा चलेगा, और ये बताएं कि कौन से जो नए आए हैं उनमें से चलाने हैं, और क्या इनका दिन फिक्स करना. हाँ ठीक, मैं पूछ लूँगी. ठीक. नहीं आपको नहीं कह रही. अपना नया प्रोग्राम शुरू करें फिर किसी तरह This program is brought to you by Community Reach Manch. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. अब बहुत कम टाइम है मेरे ख्याल में, हम सिर्फ हमारी जो कॉलर थी उनके सवाल का जवाब दे सकेंगे. डॉक्टर साहब आपका सवाल आपको पता ही है, आपको मैंने कहा था याद रखना है. बिल्कुल मुझे याद है. बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. आपने सवाल किया कि सन ब्लॉक जो है वो कौन से ब्रांड का यूज़ किया जाए और किस किस्म का सन ब्लॉक यूज़ किया जाए. दूसरा आपने कहा कि बाज़ सन ब्लॉक्स में बहुत चिकनाई होती है जो आपको पसंद नहीं. देखिए सन ब्लॉक्स जो है वो बहुत टाइप्स के अवेलेबल हैं, बहुत लाइट से लेके काफ़ी थिक वाले, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती. हमारी स्किन के लिए कम से कम 30 SPF जो है वो ज़रूर होना चाहिए, और वो बच्ची के लिए भी. अब तो वो पाउडर में अवेलेबल हैं, पाउडर फॉर्म्स में, जो कि बिल्कुल ड्राई होते हैं और बिल्कुल स्किन के ऊपर स्टिक नहीं करते. तो आपको गूगल या उसके ज़रिए चेक करना पड़ेगा कि कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं. या बूट्स में जाके वहाँ भी पूछ सकते हैं उनसे कि मुझे ऐसा चाहिए नॉन स्टिकी हो और SPF 30 हो. SPF 30 हो, तो वो आप ज़रूर लगाएं. और ये मैसेज मुझे बहुत खुशी हुई, मैं समीना को बता रही थी कि ये मैसेज पहुँचना शुरू हो गया हमारी कम्युनिटी में कि सन ब्लॉक जो है बहुत ज़रूरी है. बेशक हम लोग की डार्क स्किन है, हमें किसी हद तक प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी एजिंग और दूसरे इसके ज़रारिस्ता शुआओं से बचने के लिए सन ब्लॉक फिर भी ज़रूरी है. चलें ठीक है जी. आपको उन्होंने कहा कि आप SPF 30 का सन ब्लॉक लगाएं, आप भी और आपकी बेटी भी. और अगर वो बहुत चिपचिप है, क्योंकि मुझे पता है, लेकिन ऑयली ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट जैसी आपकी स्किन उस टाइप के हिसाब से आपको मिलते हैं सन ब्लॉक. और अगर आपको ओवर द काउंटर नज़र नहीं आ रहे तो आप किसी भी फार्मेसी में जा रही हैं या बूट्स में जा रही हैं तो वहाँ वो आप उनसे हेल्प ले लेंगी, तो आपको बता देंगे कि ये वाला आपकी स्किन के लिए, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी. अच्छा जी, हम क्या बात कर रहे थे जी, जो मेरे ख्याल में कि शायद अब हम लास्ट में कर लें. टैटू रिमूवल की आपने बात कर दी थी, और हाई रिस्क प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा. अच्छा ये तो हम बात कर चुके हैं कि हाई रिस्क प्रोडक्ट्स जो आखिर में मैं रीकैप करना चाहूँगी जो हमने बातें की हैं. ये है कि मेन जो चीज़ है वो प्रिवेंशन है. अगर हम प्रिवेंट कर सकें रिंकल्स और सन डैमेज तो वो काफ़ी अच्छा है. हेल्थी लिविंग, हेल्थी लाइफस्टाइल की आपकी जो डाइट है
वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, नट्स होने चाहिए जो कि हीलिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं, और मीट जो रेड मीट है वो स्मॉल अमाउंट्स में, और फिश और चिकन ज़्यादा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रनिंग एक आपकी स्ट्रेस को कम करता है और आपकी स्किन को उस तरीके से हेल्थी रखेगा। स्मोकिंग से परहेज रन करें, नहीं भी कर सकते, वॉक करें, गो फॉर अ ब्रिस्क फास्ट वॉक। फास्ट वॉक और स्मोकिंग से परहेज करें। ओके, ये बहुत अच्छी बातें आपने की। डॉक्टर शाजिया सरवर, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for having me. होप टू सी यू सून अगेन वन, इंशाल्लाह। अपने प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और कॉल से मुझे पता चला कि लोग जो हैं वो अपनी स्किन के बारे में इंटरेस्ट लेते हैं और पूछते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर शाजिया ने कहा अपनी स्किन का ख्याल रखें, स्पेशली हमारा फेस, हमारे हाथ पाँव जो कि एक्सपोज होते हैं टू सनलाइट, इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हाथों की और चेहरे की तो हिफाजत कर लेते हैं और पाँव भूल जाते हैं, वो भी बहुत, जो हमारी स्किन है या हमारे पाँव हैं उनका भी ख्याल रखना, मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में और किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक से आपके सामने हाजिर होंगी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।